नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीक 3 का आज आखिरी दिन है और आज हम जायसी की को शुरू करेंगे। अभी तक हम कबीर को ख़त्म कर चुके हैं। पिछले 3 दिनों में आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में कबीर के वीडियोस देखे होंगे, जिसमें कबीर को बहुत ही डिटेल में हमने कवर करने की कोशिश की है। आज जायसी को शुरू करेंगे पद्मावत की कथा से शुरुआत करते हुए पद्मावत में इतिहास, कल्पना का समन्वय, पद्मावत में प्रेम तत्व, पद्मावत की प्रेम पद्धति और नागमती का विरह वर्णन। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। कल उसके बाद में ऑफ रहेगा और उसके बाद में अगले वीक में हम जायसी को फिर से आगे निरंतर रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जायसी से शुरुआत करते हैं। कथा आप खुद पढ़ेंगे, कथा जो पद्मावत की है कथा उसको आप स्वयं पढ़ेंगे और मैं जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो उस दृष्टि से देखें तो पहला जो टॉपिक आता है वो है इतिहास व कल्पना का समन्वय। देखिए किसी भी रचना के कथानक का निर्माण 3 आधारों पर हो सकता है। या तो वो इतिहास से ही कथा उठा ले, या पूरी तरह से कल्पना पर आधारित कथा कहे, या इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण कर दे। ये सब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर समझने के लिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर इस आधार पर देखें तो पद्मावत पर की ऐतिहासिकता पर देखें तो पद्मावत के 2 भाग हमें नजर आते हैं। पहला भाग क्या है, जिसमें रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा है, फिर उनका विवाह होता है और विवाह के बाद में वो चित्तौड़ वापस लौटते हैं। ये वाला पार्ट भाग 1 है। और उसके बाद की जो कहानी है चित्तौड़ लौटने के बाद की, जिसमें राघव चेतन को निकाल देते हैं, अलाउद्दीन का आक्रमण होता है, गोरा बादल का बलिदान होता है, फिर देवपाल के साथ युद्ध में रतन सेन माना जाता है और उसके बाद में पद्मावती का सती हो जाती है। ये वाला जो पार्ट है ये भाग 2 है। अब देखिए, अगर हम प्रथम भाग को देखें, रतन सेन, पद्मावती और ये वाली जो चीज़ें हैं, तो पहला जो भाग है ये लोक कथा पर आधारित है। ये लोक कथा पर आधारित है और अवध जो क्षेत्र है उसमें पद्मिनी रानी की कहानियाँ, हीरामन सुए की कहानियाँ प्रसिद्ध थी। तो पहला जो भाग लिया गया है वो इतिहास से ना होकर लोक आख्यान से है। और लोक आख्यान में भी हीरामन सुए की कहानी अवध में प्रसिद्ध थी और लोक कथा में भी जायसी ने पर्याप्त परिवर्तन किए हैं। उन्होंने पद्मावती को सिंगल द्वीप का निवासी बताया है। तो पहला पार्ट ये क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट में देखें तो कुछ ऐतिहासिकता के कुछ संदर्भ विद्यमान है। अब वो ऐतिहासिकता के संदर्भ कहाँ कहाँ आए हैं, राजपूताने का इतिहास और आईने अकबरी 2 रचनाएं, वहाँ पर इसके कुछ संदर्भ देखने को मिलते हैं। जैसे चित्तौड़ के राजा का नाम रतन सेन था, उसकी पत्नी का नाम पद्मिनी था, खिलजी का आक्रमण हुआ है और धोखे से रतन सेन की मौत होती है और पद्मावती का सती होना। ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इन रचनाओं में इनके संदर्भ देखने को मिलते हैं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि दूसरा जो भाग है उसमें ऐतिहासिकता के तत्व देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कल्पनाओं को जायसी ने शामिल किया। जैसे राघव चेतन की जो कथा है वो पूरी तरह से काल्पनिक है। रतन सेन और अलाउद्दीन की अपनी पत्नी देखने की अनुमति वाला जो पार्ट है वो भी काल्पनिक है। गोरा बादल और देवपाल वाली जो घटनाएं हैं वो भी काल्पनिक है। तो दूसरा हिस्सा भी पूरे तरीके से ऐतिहासिक ना होकर उसमें भी कल्पनाएं मौजूद है। ये पूरा हमने समझा कि जायसी की कथा का क्या है। अब इसी के आधार पर हम कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष करेंगे, समग्रतः कहा जा सकता है कि पद्मावत का पहला अंश लोकश्रुति, दूसरा भाग इतिहास पर आधारित है और दोनों में ही कल्पना का अच्छा प्रयोग है, ठीक है। शुक्ल जी का ये कथन कोटेशन के रूप में आप याद रख लीजिएगा, ये आप वहाँ पर एग्जाम में लिख सकते हो। तो पहला टॉपिक क्लियर हुआ, इतिहास और कल्पना का समन्वय जो जायसी में की पद्मावत में देखने को मिलता है। दूसरा है पद्मावत में प्रेम तत्व। तो मुझे काफ़ी कठिन लगता था ये वाला टॉपिक, कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की, पर आप मेरे से बेहतर समझ पाएंगे इसको। उम्मीद है आप मेरे से बेहतर जानते भी होंगे इस टॉपिक के बारे में। चलिए समझते हैं पद्मावत में प्रेम तत्व। देखिए, प्रेम तत्व का आधार क्या है? प्रेम तत्व का आधार है सूफी दर्शन और सूफी दर्शन का आधार क्या है? तसव्वुफ। तसव्वुफ में प्रेम की अभिव्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि खुदा और बंदे का जो संबंध वहाँ पर स्थापित हुआ है उसमें प्रेम का संबंध तसव्वुफ स्वीकारता है या सूफी दर्शन स्वीकारता है। लेकिन जो जायसी का जो प्रेम है वो प्रेम तत्व तसव्वुफ के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं से भी पैदा हुआ है। कैसे? उस टाइम पे हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे थे। ऐसे समय में सूफी कवियों ने ही प्रेम की कहानियाँ प्रस्तुत की जो हिंदू घरों की थी।
इन कवियों ने दिखा दिया, ये बड़ा अच्छा कोटेशन है, एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदय से होता हुआ चला गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप के रंग भेदों की ओर से ध्यान हटाकर एकत्व का अनुभव करने लगता है। ये कोटेशन आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली बात क्या है कि प्रेम तत्व को विस्तार देते हुए उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता को स्थापित करने के लिए प्रेम तत्व को स्वीकारा है। ठीक है, कहानियां कहाँ की उठाई? हिंदू घरों की उठाई। फिर इनका जो प्रेम तत्व है जायसी का, उसकी विशेषताएं क्या हैं? एक तो प्रेम को मूल्य के रूप में स्थापित कर दिया है इन्होंने, मानुष प्रेम भय बैकुंठी नाहिते कार्य छूटी, है ना, मूंढी। तो एक पहली बार यह है कि किसी भक्त ने केवल ईश्वरीय प्रेम से संतुष्ट होने से मना कर दिया और स्थापित किया कि मानवीय प्रेम का सार तत्व ही, मानवीय प्रेम ही जीवन का सार तत्व लक्ष्य है, और प्रेम विहीन जीवन एक मुट्ठी भर राख से ज़्यादा कुछ नहीं है, है ना। ये जो चीज़ें हैं ये प्रेम को मूल्य के रूप में स्थापित करती हैं। दूसरा, अर्जित प्रेम को, इजीली अवेलेबल प्रेम को नहीं माना है उन्होंने। जिस तरह कबीर ने भी बोला था ना, परसों हमने देखा था, कबीरा ये घर प्रेम का खाला का घर नहीं, वही वाली चीज़ प्रेम को भी अर्जित प्रेम जायसी ने बताया है। इसके लिए ये वाला कोटेशन ध्यान रखिएगा, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सोपे चढ़े शीश जो चढ़ा। ठीक है, प्रेम को जीवन की ऊर्जा के रूप में बताया गया, प्रेम को साध्य के रूप में बताया गया, प्रेम में दृष्टि की निर्मलता के रूप में बताया गया, प्रेम में श्रद्धा भाव बताया गया, बलिदान की भावना बताई गई है। यह तन चारों छोड़ के कहो कि पवन उड़ाओ, मुकुट ही मारक उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाओ। ये पद्मावती का विरह, ये नागमती का जो विरह है उसका एक पद है, उसको आप इसमें कोटेशन के रूप में यूज कर सकते हो। और प्रेम एकांतिक मार्ग है। ठीक है, तो यद्यपि जायसी का पद्मावत अपने मूल उद्देश्य में प्रेम तत्व की स्थापना करने वाला काव्य है, यदि रतन सेन व पद्मावती के संदर्भों में एकांतिक और लोकनिरपेक्ष प्रेम दिखाई पड़ता है, तो जायसी ने नागमती के विरह के माध्यम से लोकनिष्ठ, मर्यादापूर्ण और सात्विक प्रेम का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। पद्मावत का जो प्रेम तत्व है वो दार्शनिक और सामाजिक दोनों संदर्भों की प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। तो मूल रूप से जो हमने देखे हैं वो जो जायसी ने की जो प्रेम तत्व है, उस प्रेम तत्व की क्या क्या विशेषताएं हैं ये हमने देखने की कोशिश की है। इन विशेषताओं को याद रखो, आप शीर्षकों को याद रखो, और शीर्षकों को याद रखने के साथ साथ उसका एक एक उदाहरण आप याद रखोगे तो इजीली आप इस टॉपिक को हैंडल करने की स्थिति में होंगे। अब अगले जो दो टॉपिक हैं, एक तो है कि पद्मावत की प्रेम पद्धति भारतीय है कि फारसी है। ये जो पूरा है ये कहीं ना कहीं जो हमने कबीर के टाइम पे जो टॉपिक देखे थे और जो सूफी काव्य धारा के जो टॉपिक देखे थे, वो उसमें ये टॉपिक की जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, वो हमने कहीं ना कहीं कवर किया था, वही टॉपिक रिपीट होंगे। लेकिन पद्मावत विशेष के संदर्भ में इस टॉपिक को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाले टॉपिक हमने पढ़े थे कि भारतीय परंपरा और फारसी परंपरा की प्रेम पद्धति में क्या फ़र्क है। तो पहला, प्रेम का लोक व्यवहार संलग्न रूप होता है, यहाँ पे लोक निरपेक्ष प्रेम होता है। विरह वेदना नारियों में, भारतीयों में ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि फारसी प्रेम पद्धति में यह विरह वेदना पुरुषों में पाई जाती है। नायक नायिका के मध्य परिहास संबंधों की उपस्थिति होती है, यहाँ पर परिहास नहीं पाया जाता है, बल्कि यहाँ पर इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि प्रेम का आरंभ परिचय से होता है। मतलब प्रेमी और प्रेमिका क्या होंगे, पहले मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे या कुछ समय व्यतीत करेंगे, उसके बाद में उनमें प्रेम होगा। जो अपने जैसे काफ़ी सारी आपने मूवीज़ वगैरह भी देखते हो, उसके बाद में डेवलप होता है, प्राकृतिक रूप से नेचुरली वो डेवलप होता है। जबकि फारसी प्रेम पद्धति में क्या होता है कि गुण श्रवण स्वपन दर्शन आदि से, कि दोस्त ने किसी को बताया कि भाई वो लड़की तो इतनी सुंदर है, इसी से आपको प्रेम हो जाए, यह है गुण श्रवण और स्वपन दर्शन आदि से प्रेम का होना। तो ये फारसी प्रेम पद्धति की विशेषता है। यहाँ पर क्या होता है कि भावुकता तो प्रबल होगी, लेकिन भावुकता में भी व्यवहारिकता बनी रहती है भारतीय प्रेम पद्धति में, जबकि यहाँ पर अतिशोक्तिपूर्ण भावुकता तथा काल्पनिकता देखने को मिलती है। तो ये मुख्य पॉइंट है हिंदी, भारतीय और फारसी प्रेम पद्धति में अंतर की। अब बात करते हैं इन पैरामीटर्स को फिट करेंगे हम किस पर, पद्मावत पर। देखिए पद्मावत में भी प्रेम क्या है, एकांतिक है, लेकिन कहीं कहीं लोक व्यवहार से भी संलग्न है। ये पूरी तरीके से इसे आप लोक निरपेक्ष प्रेम नहीं कह सकते,
ठीक है, ये लोक व्यवहार से संलग्न है। कैसे? राजा जब जोगी होकर निकलता है तो रानी व माता द्वारा रोका जाता है। ठीक है, राजा के सिंघल द्वीप वापस लौटने पर वहाँ के लोग रोते हैं। पद्मावती और नागमती सपत्नियों में आपसी झगड़ा दिखाया गया है। तो ये लोक व्यवहार के कुछ तत्व यहाँ देखने को मिलते हैं। एक दो एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं वीर्य वेदना। वीर्य वेदना में पॉइंट क्या पढ़ा हमने? भारत में क्या है, भारतीय पद्धति में क्या है, नारी में मिलेगी वीर्य वेदना, और फारसी में क्या है, फारसी में किस में मिलेगी, पुरुषों में। ये तो कॉन्सेप्ट है। अब आप बताओ कि पद्मावत में क्या हुआ है? पद्मावत में 3 लोगों का वीर्य है, रतन सेन, पद्मावती और नागमती का। रतन सेन का वीर्य निश्चित रूप से रचना का महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मार्मिक और प्रासंगिक वीर्य किसका है? नागमय। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का सबसे अच्छा विरह देखने को मिलता है। सब लोगों ने इसकी तारीफ की है। तो जब नागमती वियोग खंड की तारीफ की है तो नागमती वियोग से मतलब है कि ये नारी का वियोग है, और अगर ये नारी का वियोग है इसका मतलब ये किस परंपरा के करीब है? ये भारतीय परंपरा के करीब है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ। फिर है कि वाक चातुर्य और परिहास भी भारतीय प्रेम पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। जायसी ने सीमित रूप से इसमें भारतीय तत्वों का समावेश करने की कोशिश की है। जैसे पद्मावती और रतन सेन के बीच में हास परिहास दिखाया है, और इसका ये कोटेशन आप यूज कर सकते हो, रानी तुम जोगी भिखारी, जोगी ही भोगी ही कौन चिन्हारी। ठीक है, तो ये मजाक का दिखाया गया है। फारसी पद्धति में दिखाया गया प्रेम के लिए दुनिया के बड़े से बड़े कष्टों को भी झेलने के लिए प्रेमी तैयार रहता है। यह आदर्शवाद लगने लगता है। भारतीय प्रेम में लोक व्यवहार का समावेश होने पे स्वाभाविकता का समावेश रहता है। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ जो हमने देखा। पद्मावत में देखा जाए तो नायक का आदर्श प्राय मसनवी शैली के समान है। यहाँ प्रेमी हर व्यवहारिकता और समस्या को नज़रअंदाज करते चलता है। यही कारण है कि बार बार हीरामन, शिव पार्वती, हनुमान, समुद्र आदि के माध्यम से कथा में हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि रतन सेन की यात्रा पूरी होती रहे। इस हिसाब से देखें तो ये फारसी पद्धति के करीब है। ठीक है, पद्मावत में भी प्रेम किससे हुआ है? गुण श्रवण से हुआ है। इसका मतलब ये किसके करीब है? फारसी पद्धति के करीब है। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शुक्ल जी ने तो ये निष्कर्ष निकाला कि भाई प्रेम पद्धति भारतीय न होकर फारसी है, जिसमें कुछ भारतीय तत्वों का समावेश है। लेकिन आज की डेट में शुक्ल जी का यह मत नहीं माना जा रहा है। क्यों? वही पॉइंट्स अब रिपीट होंगे जो हमने पिछली बार देखे थे कि भारत में भी पुरुषों के विरह को जगह दी गई है। ऋग्वेद का पुरुरुआ हो चाहे मेघदूत का यक्ष हो, इनमें भी पुरुषों का विरह देखने को मिलता है। लोक निरपेक्ष प्रेम भी भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है, चाहे वो नल दमयंती का प्रेम हो या उषा अनिरुद्ध का प्रेम हो। फारसी शैली में भी प्रेम परिचय से शुरू होता है, जैसे लैला मजनू की कथा। तो जब ये सब चीज़ें मिक्स हैं तो आप इसको ऐसे अलगा के नहीं कह सकते कि ये भारतीय है कि फारसी प्रेम पद्धति है। तो निष्कर्ष आप यही कहोगे कि सूफी काव्य में वर्णित प्रेम को अभारतीय कहना उचित नहीं है। इसकी सभी विशेषताएं भारतीय परंपरा में भी देखने को मिलती है। विजय देव नारायण शाहरी को आप यहाँ कोट कीजिए। विजय देव नारायण शाहरी ने कहा है कि प्रेम पद्धति को भारतीय या फिर फारसी होने का विवाद ही बंजर किस्म का है। कि कोई विवाद ही नहीं है, क्यों आप इस पे चर्चा कर रहे हैं? बंजर किस्म का विवाद है। तो इस हिसाब से आप पद्मावत के भारतीय और अभारतीय का जो डायमेंशन है वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरे हिसाब से आगे होगी। जैसे प्रश्न की डिमांड होगी वैसे ही हम इसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला जो आज का आखिरी टॉपिक है वो है नागमती का विरह वर्णन। ठीक है, अब देखिए पद्मावत में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, पद्मावत में वियोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, किस किस का है? रतन सेन का, पद्मावत का और पद्मावती का और नागमती का। इनमें सबसे बढ़िया मैंने आपको किसका बताया? नागमती का। तो नागमती के विरह वर्णन की विशेषताएं हम देखेंगे। ठीक है, रतन सेन का वियोग ये देख लीजिएगा, पद्मावती का वियोग ये है। सबसे रमणीय और मार्मिक किसका है? नागमती का है। सबने तारीफ की है और शुक्ल जी ने भी तारीफ की है इसकी, और कहा है नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। छोटा सा कोटेशन है, इसको आप यूज कर सकते हो। विशेषताएं क्या हैं? नागमती का जो वियोग है उसको रानी का वियोग ना बताते हुए एक साधारण विरह दग्ध नारी के रूप में, भारतीय नारी के रूप में उसका
वर्णन किया गया है, ना कि एक रानी के रूप में वर्णन किया गया है। शुक्ल जी का कथन भी है, अपनी भावुकता का बड़ा परिचय जायसी ने इस बात में दिया है। रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। तो ये आप यहाँ पर कोटेशन भी यूज कर सकते हो। दूसरा है आत्मविस्तार, कि जब व्यक्ति वियोग में होता है तो अन्य व्यक्तियों को अपना दुख बतलाना चाहता है और दुख दूर करने में उसकी सहायता भी चाहता है। भावुकता अधिक होने पर विरही व्यक्ति प्रकृति से भी दुखी होने की उम्मीद करता है। मतलब खुद तो है ही और दूसरों से भी उम्मीद करेगा कि वे भी दुखी हों। जैसे जैसे रामचरितमानस में भी ये देखने को मिला है, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये रामचरितमानस में भी देखने को मिलता है। और इसमें ये कोटेशन है, ये पीयूष ओ कयु संदेशड़ा हे भोरा एकाग सोधनी विरहे जरिमुई तेहिक धुआं हम ही लाग। ठीक है, इसका अर्थ बता देता हूँ, बड़ा अच्छा अर्थ है इसका, कि पीयू मतलब अपने पति के लिए कह रही हैं, नागमती कह रही हैं कि हे भंवरे हे कौवे, तुम जाके मेरे पति रतन सेन से ये कहना, ये संदेशा देना कि जिसकी धनी विरह, मतलब जिसका पति बाहर है, उससे जो विरह उत्पन्न हो रहा है, उसकी जो आग लगी है, उस आग का जो धुआं उठा है, वो धुआं हमें लग गई है, जिसकी वजह से हम क्या हो गए हैं, काले हो गए हैं। उसकी वजह से हम क्या हो गए हैं, काले हो गए। तो ये संदेशा मेरे पति को देना। तो ये वाला जो भाव है, ये है क्या, आत्मविस्तार। ठीक है। फिर एक और विशेषता रही है, वो विरह वैयक्तिक संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारों तथा कर्तव्यों से भी जुड़ा है। नागमती को दोहरा विरह है। क्या है, एक तो पति भी नहीं है, दूसरा पति एक और नारी की खोज में गया है। तो यह किसकी व्याथा है, ये हिंदू गृहिणी की विरहवाणी कहा है। एक पत्नित्व का जो संकल्प है, वो किसका है, हिंदू धर्म का है, हिंदू गार्हस्थ नारी का है। उसी पर यहाँ पर क्या हुई है, चर्चा हुई है। ठीक है। नागमती का वियोग प्रतिबद्धता में भी अनूठा है। उसकी अंतिम इच्छा यही है कि यदि प्रिय से संगम न हो तो कम से कम इतना अवश्य हो कि मेरे जलने के बाद पवन मेरी राख को उड़ाकर उस रास्ते पर बिछा दे जहाँ से पति आने वाले हैं। इसका एक कोटेशन है, मेरे कोटेशन वाले नोट्स में देख लेना, उसको आप याद कर लेना। ठीक है। विरह वर्णन में फारसी मसनवी शैलियों की शैली जो है वो ऊहात्मक हो जाती है, मतलब अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। ऊहात्मकता का मतलब है विरह का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन। लेकिन ऊहात्मकता जायसी ने इतनी नहीं की है कि उससे कोई मजाक का विषय बन जाए। ठीक है, जायसी ने कहीं भी मजाक नहीं बनने दी है। तो जो नागमती का जो विरह है वो पतिव्रता नारी का गार्हस्थ्यक विरह है, न कि देह या भूख या वासना की आकुलता से उत्पन्न हुआ विरह। ठीक है, ये वाला था जो कोटेशन मैं आपको कह रहा था ना, नोट्स में देख लेना। यह तन छारो जार के कहूँ कि पवन उड़ा, और मुकुट ही मार्ग उड़ी परे कंत धरे जह पाओ, कि मेरी धूल को, मेरी राख को उड़ाकर उस रास्ते पर बिछा देना जहां से पति आने वाले हैं। ये वाला ये याद रखना है। ठीक है। और इसके लिए जो अभी वाला पॉइंट दिखा है, इसके लिए कोटेशन ये रहा। ठीक है, ये शुक्ल जी का कथन है, ये आशिक माशुकाओं का निर्लज प्रलाप नहीं है, ये एक आदर्श विरहदग्ध भारतीय नारी की विरहवाणी है। ठीक है, इतना प्यारा कोटेशन अगर आप लिख दोगे तो नंबर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक्स थे। वापस मैं आता हूँ शेड्यूल पे। हमारे जो आज टॉपिक करने थे वो पद्मावत की कथा आप खुद करेंगे। पद्मावत में इतिहास और कल्पना का समन्वय हमने देखा। पद्मावत में प्रेम तत्व देखा, इसकी प्रेम पद्धति देखी, फारसी है कि भारतीय है, और दूसरा लास्ट में हमने नागमती का विरह वर्णन देखा। अगला वीक शुरू हो रहा है, वीक 4। कल आपकी छुट्टी रहेगी, आप आराम से रिवाइज कीजिए। अगले वीक में हम जायसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले 2 दिन फिर हम जायसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।